लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग एनर्जी की बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने वर्क डन पढ़ा था, वर्क पढ़ा था, इसमें हम एनर्जी की बात करेंगे। और आप जो हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, जो हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर चल रहा है, आप उसको क्लास 9th में भी पढ़े हो। याद करो वो दिन जब आपके टीचर ने आपको ये पढ़ाया था, भूल गए हो? कोई बात नहीं, देख लो, बोलने के लिए ही तो सब कुछ होता है। ठीक है, एनर्जी कहते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी, जे एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी, कोई भी बॉडी कितनी वर्क कर रही है, कितना क्षमता है उसके पास वर्क करने का, ये उसकी एनर्जी होती है। हिंदी में बहुत क्लियर होता है दोस्त, ये क्लियर होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कोई भी इंसान कितना कार्य कर सकता है ये उसके ऊर्जा पे डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड ऑन इट्स एनर्जी। हम लगातार 6 घंटे काम कर सकते हैं, बस 6 घंटे, तो ये हमारी ऊर्जा है कि जो बस 6 घंटे तक सहायता दे सकती है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो एनर्जी है, अब यहाँ से शुरू होता है हमारा एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, वी कैन से बाय दिस, और ये होता है चेंज इन एनर्जी इक्वल टू चेंज इन वर्क डन। अभी हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम आगे पढ़ेंगे, बट हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय ए बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी, तो देन वी कैन से कि एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। अब हमारे नेचर में बहुत सारी एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इस वो स्प्रिंग का एनर्जी जो होता है, बहुत सारे एनर्जी हैं हमारे नेचर में, लेकिन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली मैकेनिकल एनर्जी। हम इस लेक्चर में हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी, हम मैकेनिकल एनर्जी की बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें मैकेनिक्स आता है, और मैकेनिक्स में हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। अब ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? वो सारी एनर्जी जिसकी वजह से कोई मैकेनिकल वर्क किया जा सके, वो एनर्जी जिसकी वजह से हम मैकेनिकल वर्क करें, मैकेनिकल वर्क। अब मैकेनिकल वर्क आने का मतलब कि वहां पे मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस हो चुकी है। ओके, ध्यान से समझो इस बात को। एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय विच मैकेनिकल वर्क कैन बी डन, कोई भी मैकेनिकल वर्क होता है, जिस एनर्जी से मैकेनिकल वर्क होता है, हम उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। तो हमें आज के सिलेबस में अपने 11th में यही पढ़ना है, मैकेनिकल वर्क और मैकेनिकल एनर्जी। इट मीन्स डैट कि मैकेनिकल वर्क इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, एंड नाउ वी विल स्टडी मैकेनिकल वर्क एंड एनर्जी। आते हैं टॉपिक पे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, ध्यान से देखना है आप लोग को। तो आते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी। तो मैंने बोला कि मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होता है जिसकी वजह से मैकेनिकल वर्क होता है। ओके, ये 2 टाइप्स के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंड सेकेंड वन हमारा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हमें डेरिवेशन भी देखते हुए चलना है दोनों का। उम्मीद है कि आप ध्यान से देखोगे, समझोगे। देखो, जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे, वी आर फैमिलियर विथ डैट कंसेप्ट ऑलरेडी, हम उससे पहले से संबंधित है,
अच्छी खासी दोस्ती है, हमारी भी है, आपकी है, आपकी होगी जब आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हमारा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो आपको भी पता है कि एनर्जी ड्यू टू मोशन, सीधी सीधी बात है कि एनर्जी ड्यू टू मोशन, या दूसरे लैंग्वेज में बोलो कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। कोई भी एनर्जी अगर बॉडी में उसके मोशन की वजह से है तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मेनली बोल दो एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी है ना, एनर्जी ड्यू टू मोशन, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में अगर मोशन की वजह से एनर्जी है तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जो आपने बचपन में पढ़ा होगा हाफ mv², अगर याद होगा कि डेरिवेशन कैसा होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद होगा तो अभी देख लेना कि कैसे होता है। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट स्टेट इट्स पोजीशन, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट और पोजीशन। कोई भी एनर्जी जो किसी स्टेट की वजह से, किसी पोजीशन की वजह से होती है, हम उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो आप इसके डेफिनेशंस को पहले पढ़े हो, अब थोड़ा डेरिवेशन देखते हुए चलते हैं। उम्मीद है कि स्पीड अगर ज़्यादा भी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप क्लास 9th में पढ़े हो। नहीं पढ़े हो तो बहुत दुख की बात है कि नहीं पढ़े हो। काइनेटिक एनर्जी ध्यान से बस देखते जाना, और ऐसा कुछ हम यूज़ नहीं करेंगे। ये का लिख रहे हैं भैया, काइनेटिक लिखना है नाम का। अब हम का बताएं आपसे, काइनेटिक लिख रहे थे। हाँ, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन, सीधी सी बात है। काइनेटिक एनर्जी मतलब, काइनेटिक मीन्स होता है मोशन, ठीक है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। अब देखो, अगर प्रूफ की बात करें तो हमें क्या प्रूफ करना है, 1/2 टू प्रूव आपको पहले से पता होगा, टू प्रूव काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², यही प्रूव करना है आपको। अब क्या करें, करना कुछ नहीं है दोस्त, बहुत ही इजी है, जो यूज होगा आप पढ़ के आओ। देखो आई थिंक विजिबल होगा, इस पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये हॉरिजेंटल सरफेस पे यूं चल रहा था, ठीक है। ये v0 वेलोसिटी से मूव करता है। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है v0 वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट s करके, s डिस्टेंस चल के, जब वो s डिस्टेंस चलता है तो फिर वहाँ पे रेस्ट पे आ जाता है। यहाँ पे क्या है, एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट है, आप देखो मैं इसमें सारी चीज़ें लिखवा सकता हूँ कि कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v0, आफ्टर टाइम t इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस s। तो इतना सब लिखूंगा तो दोस्त बहुत टाइम लगेगा, तो मैं बस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप एक ध्यान रखना कि जब भी हम डेरिवेशन करते हैं तो हम जिस बॉडी की बात करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास m है, जो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, कुछ देर बाद ये होता है। तो आपको इंट्रो स्टार्टिंग में थोड़ा देना होता है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेशन, वो आपको देना पड़ेगा। मैं उसको नहीं, मैं सीधे कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतना लिखूँगा तब तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। और यहीं ठहरिए, पेन निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और साथ में इसको करते जाइए, इससे अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। तो देखो, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, v0 वेलोसिटी से मूव करता है, ओके। आफ्टर टाइम t, या कुछ देर बाद वो जो है रेस्ट पे आ जाता है, मीन्स कि v इक्वल टू 0, जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहानी होगी, हमारे पास क्या किया उन्होंने दे दिया, उन्होंने दे दिया कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी v0 है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी v0 है, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है, ये फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है, एंड ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है,
जो डिस्प्लेसमेंट है इसका, डिस्प्लेसमेंट ये कितना है एस, ठीक है। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेट इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही यूज करेंगे। अब ध्यान से चीज़ों को देखना, एक बॉडी है जिसका मास m है और वो v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रही है। आफ्टर टाइम t कुछ देर बाद उस रेस्ट पे आ जाती है। जब वो रेस्ट पे आती है इसका में इसकी फाइनल वेलोसिटी उसका 0 है। तो हम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो हमने बोला कि फाइनल वेलोसिटी अगर 0 है इट मीन्स का 0 का स्क्वायर इक्वल टू दैट इज वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2a और s, यही है। इट मीन्स दैट कि हमारा जो a का वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2s। एक्सेलरेशन पता चल गया तो हम फोर्स ऑन बॉडी निकाल सकते हैं, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। m तो है ये बॉडी का और एक्सेलरेशन कितना होगा वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2s, ये आप पहले से पढ़ के आए हो। अब बताओ कि अगर मैं बॉडी पे फोर्स लगाता हूं तो बॉडी भी मुझ पे फोर्स लगाएगी। ओके, अगर मैं बॉडी पे फोर्स लगाता हूं तो बॉडी भी मुझ पे फोर्स लगाएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। दैट इज इट मीन्स दैट कि एफ ऑन बॉडी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ बाई बॉडी। मैं बॉडी पे अगर मास इनटू एक्सेलरेशन का फोर्स लगाता हूं तो बॉडी भी मुझ पे फोर्स लगाएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, तो एफ ऑन बॉडी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ बाई बॉडी। तो एफ बाई बॉडी कितना होगा दोस्त, ये हटा दे रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, बहुत छोटा बोर्ड है। ओके, हटाऊंगा, पढ़ाना है ना, कौन रोकेगा, आके हमको रोकोगे, क्यों रोकोगे, हमने क्या बिगाड़ा है। ओके, तो एफ बाई बॉडी कितना आएगा, एफ बाई बॉडी कितना आएगा माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑन बॉडी। माइनस को इधर दे दो, अपना दोस्त है सब, भाई भाई, ठीक है। अब देखो इट मीन्स डैट कि एफ बाई बॉडी कितना आएगा, एफ बाई बॉडी कितना आएगा, उसको देखो, गौर से देखो उसको। तो मास इनटू वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s, यही तो आएगा दोस्त। हमें फोर्स पता चल गया कि बॉडी ने कितना फोर्स लगाया, हमने बॉडी पे कितना फोर्स लगाया, तो वो लगाया माइनस टाइम्स ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2s, और बॉडी ने मुझ पे फोर्स कितना लगाया, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2s। दिस इंप्लाइज वर्क डन बाय बॉडी का वर्क डन कितना होगा। तो बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो वर्क डन होता है ना, एफ एस कॉस थीटा, यही तो पढ़ के आया ना सर। फोर्स पता चल गया। अब देखो बॉडी हमारी ऐसी थी, फोर्स भी इधर ही लगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ, इट मीन्स दैट कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जिधर हमने फोर्स लगाया था बॉडी उधर ही मोशन कर रही थी, इट मीन्स दैट कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो दैट्स वाई हम इसको बोलेंगे एफ एस कॉस 0। तो W इक्वल टू होगा, एफ की वैल्यू पुट कर दो, तो एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2s इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इंटू एस इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1। क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम था इसलिए। तो ये एस से एस घट गया, यानी कि W इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन 2। और हमने अभी पढ़ के आया कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, इट मीन्स डैट कि W इक्वल टू एनर्जी। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, और जो कि होगा हमारा एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2, जिसको जनरल में हम क्या लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, यही लिखते आए हैं बचपन से। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू
बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन की वजह से एनर्जी है तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हाइट की वजह से, अगर स्टेट की वजह से, अगर पोजीशन की वजह से एनर्जी है तो हम उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उम्मीद है आपको ये काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया होगा। आपका ये इससे डिट्टो डेरिवेशन क्लास 9th में है। ओके, इसके शॉर्टकट भी हैं करने के, कभी बता देंगे, लेकिन सिस्टमेटिक चलना है। हमारा एकेडमिक सिलेबस जो होता है सिस्टमेटिक पैटर्न पे चलता है, तो हम उसमें शॉर्टकट यूज जल्दी नहीं करते हैं। दैट्स वाई आई एम नॉट डूइंग। अब आता है एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है और अक्सर पूछा जाता है 1 नंबर में, 2 नंबर में, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है, ये पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, प्यार से पूछा जाता है। देखो, तो हम प्रूफ की बात करें कि अगर हमें इनका रिलेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं पता, मानने कुछ नहीं पता से बस इतना पता है मुझे, वी नो डैट, आप भी जानते हो ये बात कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। ये होता है, क्या करो, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय m। m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, डैट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m v² इंटू m डिवाइडेड बाई इंटू m को ऊपर नीचे देना है, ठीक है। तो अब देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m² v² अपॉन m, ये बना हमारा। क्या करना था कि काइनेटिक एनर्जी में राइट साइड में हमको ऊपर भी मास देना था, नीचे भी मास से मल्टीप्लाई करना था। तो हमारा ये बन गया कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m, और ये क्या है, mv। तो इसको देखो, मैं लिख सकता हूँ mv का स्क्वायर, m² v² को मैं mv का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और mv क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m। mv क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। ये p का स्क्वायर, हमारा रिलेशन आ गया। और करके बोलना चाहो तो बोल दोगे कि p इक्वल टू 2m ke, काइनेटिक एनर्जी 2m ke रूट में ले लोगे। तो ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशनशिप है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² अपॉन 2m कैसे आया, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने काइनेटिक एनर्जी में m दिया, m ले लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में m से मल्टीप्लाई कर दिया। तो m से मल्टीप्लाई किया तो ये m² v² बना, नीचे 2m बना। m² v² को मैंने mv का स्क्वायर लिख दिया, जो कि p होता है, p डैट इज मोमेंटम। p क्या है, मोमेंटम। यहाँ पे p क्या है, मोमेंटम। भूल गए हो कि क्या किए हो पता नहीं, भगवान जाने, राधे राधे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है 1-2 नंबर में पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल अप्रोच में भी बहुत फास्ट यूज होता है ये, इसलिए मैंने बता दिया। अब आगे की तरफ आते हैं। अब हमारा टारगेट है, टारगेट है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। उसका इतना इजी डेरिवेशन कि उससे इजी डेरिवेशन तो दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता है। पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, हमने बोला कि एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट और पोजीशन और हाइट, जो भी बोलो, एनर्जी ड्यू टू स्टेट और पोजीशन। जो एनर्जी किसी अवस्था की वजह से, किसी पोजीशन की वजह से होती है, हम उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से थी, ये पोजीशन की वजह से है, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट। ठीक है, अब देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी एक नहीं होता है,
ये तो जनरल टर्म है पोटेंशियल एनर्जी। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सारा होता है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये जनरल है कि एनर्जी ड्यू टू स्टेट और पोजीशन। इसके अंदर ग्रेविटेशनल आता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल आता है, इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आता है, बहुत सारी आती हैं। तो हमको अभी जीपी और ईपी पढ़ना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, अभी इसी वक्त पढ़ना है। देखो सबसे पहले हमारा है, और ये बहुत इजी है, इससे इजी तो हो ही नहीं सकता है कुछ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करना कुछ नहीं है, बस एक चीज याद रखना है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सीधी सी बात है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब इसका डेरिवेशन क्या करेंगे, ये भी वही है, ये भी एनर्जी ड्यू टू स्टेट और पोजीशन है। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल वर्ड यूज हो गया, इट मीन्स दैट कि इट वर्क्स अंडर ग्रेविटी, ये एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, अब क्या कह रहे हैं सर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटी की वजह से उसकी बात होगी। अब देखो करना कुछ नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ओके, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। अब ये मान लो अर्थ सरफेस है, तो ये आया नीचे, हाइट h पे है, ये अर्थ से हाइट h पे है, ठीक है। पहली चीज कि अगर ऐसा कुछ है यानी कि ये mg फोर्स नीचे लगाएगा, mg फोर्स नीचे लगाएगा। ये ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मैं इस कैप की बात करूं तो ये कैप अगर इतने पे है, मेरे इतने हाइट पे है, डैट इज कुछ भी होगा, मान लो 2 मीटर है, ठीक। तो ये जो कैप है 2 मीटर ऊपर है, अर्थ सरफेस से 2 मीटर ऊपर है, हाइट हमको पता चल गया। लेकिन इस कैप का जो वजन होगा mg नीचे जाएगा, जो वेट होगा वो फोर्स नीचे जाएगा, डैट इज आप पहले से फेमिलियर हो, W इक्वल टू एम जी, पहले आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9th में। तो ये वेट क्या होता है, ये फोर्स होता है, ठीक है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट का फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, इस कैप का फोर्स जो है W इक्वल टू एम जी नीचे की तरफ लग रहा है। और अगर इसकी बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, जो h है वो भी h तो नीचे ही है ना, इसके लिए अगर ये कवर करता है तो नीचे ही जाएगा। इट मीन्स डैट कि अगर मुझे निकालना होगा तो बोलोगे कि पहले जो फोर्स होगा वो mg के बराबर होगा, जिसको आप W भी बोल सकते हो, वेट बोल सकते हो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो h कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो h कर रहा है, h। अब आया वर्क डन, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा। तो W इक्वल टू क्या होगा, एफ एम जी हो गया, और जो h होगा, और ये एंगल कितना बना हमारा एंगल कितना बना, आप बताओ, एंगल हमारा कितना बना। तो ये सीधे सीधे आ गया W इक्वल टू एम जी एच। ये हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आ गया हमारा। अब इसको पोटेंशियल एनर्जी, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हाइट की वजह से होता है। एनर्जी ड्यू टू हाइट, एनर्जी ड्यू टू स्टेट, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, जो बोलना है बोलो। तो इसका डेरिवेशन बहुत इजी था। और ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट डैट इज W इक्वल टू एम जी नीचे लग रहा है, और जो हाइट होगा उसके रिस्पेक्ट में नीचे ही है, डैट मीन्स कि जो एंगल बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 0 डिग्री बनेगा। मैंने वर्क डन को पुट कर दिया, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh आ गया सीधे सीधे। अब हम लोग को पढ़ना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अब हमको पढ़ना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, मैं पढ़ लूं फिजिक्स यार, मैं पढ़ लूं फिजिक्स। देखो अब पढ़ेंगे हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली हमारा जो इलास्टिक वर्ड है
इसको हम पढ़ेंगे सेकेंड बुक में, डेट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। इलास्टिसिटी या इलास्टिक मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो उसका शेप साइज चेंज होता है, बट मैं फोर्स रिमूव करता हूँ तो वापस आ जाता है। जैसे एग्जांपल इसका स्प्रिंग है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन। कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन, EXTENSION। एनर्जी ड्यू टू कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन। अब हम ये क्या कह रहे हैं? हमें एक स्प्रिंग दिया जा रहा है, ये हमारा स्प्रिंग है, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, इसको पकड़ के खींचूंगा, तब भी इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी। अगर मैं इसको खींच रहा हूँ, इसको फोर्स लगा के, ये मान लो टाइड है ये रिजिड सपोर्ट से, और मैं इसको पकड़ के ऐसे खींच रहा हूँ, इट मीन्स दैट कि इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है। जैसे ही मैं फोर्स हटाऊंगा तो वो फिर अपने पोजीशन पे चली जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगी। तो इलास्टिक चीज़ या इलास्टिक मटेरियल वो मटेरियल होती है कि जिसपे से हम फोर्स रिमूव करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है। लेकिन एक लिमिट होता है जो कि हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास बस इसको देखना है कि कोई भी ऐसी मटेरियल जिसमें अगर हम एक्सटेंशन करते हैं, अगर हम उसको एक्सपैंड करते हैं, ये एक्सटेंशन मीन्स कि एक्सपैंड करते हैं, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं, अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ये और गैप कम हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। इस पे मैंने क्या किया, इस पे फोर्स ऐसे लगा दिया, यही स्प्रिंग मैंने इसको कंप्रेस कर दिया तो इसके अंदर और एनर्जी स्टोर हो जाएगी। यही हमारा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों भाई? डेफिनेशन नहीं छोड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी कहता है एनर्जी ड्यू टू इट्स स्टेट और पोजीशन। इसका स्टेट पहले कुछ और था, बाद में जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो इसका स्टेट कुछ और हो गया, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल हमारा स्प्रिंग का होता है। और स्प्रिंग क्या है? तो एक क्वाइल्ड, एक इलास्टिक मटेरियल है जो क्वाइल के फॉर्म में होता है, जो एक्सपेंड करता है, कंप्रेस करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जब हमें ज़रूरत होती है, जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट होती है। अभी हम इसको थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं, तब आते हैं इलास्टिक पोटेंशियल ऑफ एनर्जी पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ड्यू टू कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन। ये अभी हम लोग को मिल भी सकता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आगे वाले दिन ना पढ़ाऊँ। अब देखो, ये हमारा एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये हमारा एक स्प्रिंग है, ओके। ये अपने ओरिजिनल लेंथ में है, इसका ओरिजिनल लेंथ L है। अब मैंने इस पे फोर्स लगा दिया, इसको मैंने फोर्स लगा के पुल कर दिया। अगर मैंने फोर्स लगा के पुल कर दिया तो इसका जो, मान लो कि अगर ये रेफरेंस लाइन ले लो तो ये डेल्टा x हो गया। इसने अपनी ओरिजिनल लेंथ में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर ली, इसका जो एक्सपेंशन हो गया, इसका लेंथ जो है चेंज हो गया, ठीक है, इसका लेंथ जो है वो चेंज हो गया। अब देखो यहाँ से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, जब मैं एक्सटेंड करने के लिए पुल कर रहा हूँ, तो जितना फोर्स लगाऊंगा उतना एक्सपेंशन होगा। अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, अगर कम फोर्स लगाऊंगा तो कम एक्सपेंशन होगा। इट मीन्स डैट कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, ठीक है। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो होगा F इक्वल टू KX, F इक्वल टू KX। तो मैंने इसको इधर फोर्स लगाया, इधर पकड़ के पुल किया तो ये एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करेगा कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो इस बात पे। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, कम फोर्स लगाओगे तो कम एक्सपेंड करेगा। इसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अगर ये अपने ओरिजिनल शेप में जाना चाहेगा तो ये इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, तो हमारा क्या हो जाएगा, F इक्वल टू माइनस KX। ये हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है। अगर रीस्टोरिंग फोर्स मतलब कि अपनी अवस्था में पहले जाने के लिए रीस्टोर करेगा, कि वो कितना फोर्स रीस्टोर करके वहाँ जा सकता है, इसकी बात हो रही है, ठीक है।
तो हमको बस अभी इतना ही याद रखना है कि जो एक्सटेंशन है, जो चेंज इन लेंथ है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम फोर्स कितना लगा रहे हैं। ठीक है, डेट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस और एफ इक्वल टू के एक्स, हम इसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। और ये हमारा जो के है वो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर एक्स की वैल्यू 1 मीटर है, अगर एक्सटेंशन 1 मीटर हो रहा है, इट मीन्स डैट कि के इक्वल टू एफ। अगर हम बोले कि x इक्वल टू 1 मीटर, दिस इम्प्लाइज f इक्वल टू के। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट इज अ फोर्स विच टेक्स प्लेस एक्सपेंशन ऑफ 1 मीटर। एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से 1 मीटर का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, आपको ये समझ, एक बार ध्यान से देखो, बस हमने वो पढ़ाया है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एंड जो हमारा है इसी को हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, रीस्टोरिंग फोर्स। अगर ये अपने ओरिजिनल साइज में जाना चाहेगा तो ये इतना ही फोर्स लगाएगा, कि एक्स ही लगाएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, एफ आर रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब हमको आना है, अब एनर्जी पढ़ना है। अब हमको फोर्स पता चल गया तो वो भी आ जाएगा, कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी ही है। अब क्या, बहुत गर्मी हो रही है। देखो, अब हमने फोर्स पढ़ लिया, अब हम एनर्जी पढ़ेंगे। अब हमें एनर्जी पढ़ना है। एक स्प्रिंग बनाते हैं, देखो इसका जो लेंथ है एल है, ठीक है। इसने क्या किया, फोर्स मैं लगाता हूँ तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो चेंज हो जाता है। डैट इज, मान लो कि ये रिफरेंस लाइन अगर है तो ये एक्स चेंज हो गया इसका, ठीक है। और मैं बोलूँ कि इसमें से अगर छोटा एक्स लेना हो, अगर इसमें से छोटा एक्स लूँ, ये गलत हो गया। अभी हम लोग जो ने टेंशन वगैरह हमने पढ़ा था ना, उस टेंशन में स्प्रिंग वगैरह भी आता है, ठीक है। और बढ़ा दो थोड़ा, उस टेंशन में स्प्रिंग में भी टेंशन वगैरह आता है, जो हमारा आता है टेंशन, जो स्प्रिंग में भी आता है, ठीक है। जो कि हमने सिलेबस में नहीं था तो इसलिए डिस्कस नहीं किया, बट कभी क्वेश्चन कुछ अपलोड कर देंगे। अब हमें करना है, अब देखो दोस्त, वही है सारी कहानी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वही है। देखो क्या करना है, हमको पता है कि एफ यहाँ पे क्या है, के एक्स के बराबर है। एफ जो है वो के एक्स के बराबर है, ठीक है। अब अगर मैं W की बात करूं तो W इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की वैल्यू जो है एफ, W इक्वल टू के एक्स इंटू एक्स, के एक्स इंटू एक्स। अब ये पहले बात करो, अगर ये W है तो छोटा W कितना होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, छोटा एफ इंटू डी एक्स। अब देखो, और यहाँ से डी डब्ल्यू फिर क्या होगा, एफ की वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो के एक्स इंटू डी एक्स, ये हुआ। अब बात आती है दोस्त बस डायरेक्शन की। वही लॉजिक है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स हम पढ़ के आए हैं, एफ आर इक्वल टू के एक्स होता है, ठीक है। अब डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो अगर टोटल वर्क डन इतना है तो छोटा वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू कितना होगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू छोटा डिस्प्लेसमेंट। अब मैं फोर्स की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दिया तो ये हमारा बना। अभी ध्यान से देखो इस बात को, हम किसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन किया तो मैंने फोर्स लगाया बॉडी पे, बॉडी ने मुझ पे फोर्स लगाया, तो हम बॉडी की बात करेंगे। अब बॉडी की बात हो रही है और बॉडी यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग है। तो दोस्त बस इतना देखना है कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसको ध्यान से समझो। ये 0 है, इसमें कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है लेंथ में। यहाँ पे एक्स हुआ है, इसमें से छोटा एक्स ले लो, इमेजिन करके कि जूम करके देखो तो ये डेल्टा एक्स डी एक्स बोलो, छोटा एक्स बोलो, ठीक है। या फाइनल चेंज इतना हुआ। तो जब ये
स्प्रिंग अपना एनर्जी वापस लेना चाहेगा, अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहेगा, तो वो कहाँ से कहाँ जाएगा? आपको बस इतना देखना है, वो कहाँ से कहाँ जाएगा। ये बस आपको सोचो कि वो कहाँ से कहाँ जाएगा। और अगर मैंने फोर्स इधर लगाया था तो स्प्रिंग ने फोर्स इधर लगाया, स्प्रिंग ने फोर्स इधर लगाया, तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। मैंने तो फोर्स इधर लगा के एक्सटेंड किया था, लेकिन अब स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप में आने के लिए फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, और जब फोर्स इधर की तरफ लगाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट कम होगा, ये डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो एक्स भी किधर आएगा? इधर की तरफ आएगा। तो फोर्स और एक्स के बीच में कितना एंगल होगा? 0 डिग्री। ये पॉइंट समझने वाली है दोस्त, बहुत ध्यान से समझो कि मैंने तो फोर्स लगा के इसको एक्सटेंड कर दिया, लेकिन जब स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाना चाहेगा तो वो फोर्स किधर लगाएगा? वो इधर लगाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, कि मुझे भैया अपने घर जाने दो, और अपने घर जाने के लिए इस फोर्स के बराबर अपना फोर्स लगाएगा, तो ये जो एक्स दिख रहा है वो किधर की तरफ चेंज होगा? अगर ये पॉजिटिव साइड में है और फोर्स स्प्रिंग ने उधर लगा दिया नेगेटिव साइड में, तो ये एक्स अगर डिक्रीज होगा तो वो निगेटिव साइड में ही जाएगा। डैट मीन्स कि ऐसे समझो, पहले ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे फोर्स इधर लग रहा था जब हमने लगाया था एक्सटर्नल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी, लेंथ जो बड़ी थी वो भी इधर ही बड़ी थी। जब स्प्रिंग ने फोर्स लगाया, एफ स्प्रिंग लगाया, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हुई। और स्प्रिंग फोर्स क्यों लगा रहा है? अपने ओरिजिनल साइज में जाने के लिए, तो उसका जो साइज होगा, जो लेंथ होगा, वो भी इधर ही होगा। इट मीन्स डैट कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो 0 डिग्री। आप यहाँ पे रख सकते हो cos 0, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यहाँ से काम हो गया, ये भी आ गया। ठीक, ये बहुत समझने वाली बात है। अब देखो, अब कहाँ से कहाँ जा रहा है? ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है, जो स्प्रिंग का लेंथ है, फाइनल लेंथ क्या था? ये था एक्स नॉट। इट मीन्स दैट कि डी डब्ल्यू इक्वल टू, इनिशियली वो एक्स लेंथ पे था, एक्स नॉट पे था, पहुंचा कहाँ? 0 पे। पहुंचा कहाँ? 0 पे। और क्या करना है? तो के एक्स डी एक्स का माइनस टाइम्स के एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस टाइम्स के एक्स डी एक्स कर दो, और दिस इम्प्लाइज डब्ल्यू इक्वल टू, हमें पता है कि एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होती है, डैट इज माइनस टाइम्स के एक्स स्क्वायर बाई 2। अब हमें लिमिट रखना है, अगर लिमिट चेंज कर दो तो हो जाएगा या एक्स नॉट या और 0 रखो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस के साथ, तो हमारा डब्ल्यू जो आएगा वो आएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर आएगा। ठीक, दिस इम्प्लाइज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो, यही आएगा। जब वैल्यू पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस, डैट इज 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। समझने वाली बात ये थी कि रीस्टोरिंग फोर्स के एक्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है दोस्त, ध्यान से समझो कि स्प्रिंग ये पहले लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ में है, यहाँ पे स्प्रिंग जो है ओरिजिनल लेंथ में है। अब इसको मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ, तो मैंने फोर्स इधर लगा दिया। तो अगर मैं बोलूँ कि ये ओरिजिन पे है, अगर ये ओरिजिन पे है, तो मैंने जब फोर्स इधर लगाया तो इसका एक्सपेंशन पॉजिटिव साइड में हुआ है, यानी कि फोर्स और लेंथ के बीच में एंगल 0 डिग्री है। फिर स्प्रिंग ने बोला कि अगर मुझे अपने घर वापस जाना है तो मैं फोर्स इधर लगाऊंगा। अब स्प्रिंग की बात होगी तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगाएगा, एफ। जब स्प्रिंग फोर्स अपना इधर लगाएगा, इस कंट्रैक्शन करने के लिए, कंप्रेशन करने के लिए स्प्रिंग जो है फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, तो उसका लेंथ किधर की तरफ चेंज होगा? वो भी तो इधर ही चेंज होगा। इट मीन्स डैट कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो और बस डायरेक्शन चेंज हुआ था, डेट्स वाई वी हैव रिटन माइनस। ओके, माइनस एफ एक्स डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के एक्स डी एक्स, डी डब्ल्यू इक्वल टू दिस, और एक्स इसका इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स वाला है, एक्स टू द पावर एन डी एक्स, जो कि हमारा होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1। हमने आज एनर्जी का जो भी टॉपिक था वो कवर कर लिया है। आप कॉपी और पेन के साथ इसको देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, पूरी कोशिश करोगे, बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। 4 डेरिवेशन बस मैंने बताया था। कैनेटिक एनर्जी का हाफ mv² जो कि आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो। एक नया आया था, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड कैनेटिक एनर्जी, शायद वो भी 9th में है।
थर्ड हमारा पोटेंशियल और फोर्थ ये, यही एक नया हम पढ़े हैं। बाकी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और इसमें बस रेफरेंस समझना कि हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये इधर जा रहा है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। जब स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। तो बस एंगल का लोचा था, बाकी सब वही है। W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगली बार हम लोग मिलेंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। गुड लक फॉर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।